12/3/2022 को संकल्प आईएएस कोचिंग चैनल रघुवर प्रसाद की तरफ से जो है हमारे जो पाठक इस चैनल पर बने हैं उनको मेरे तरफ से स्वागत है। आज का मेरा लेक्चर होगा भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में कि भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण जो अनुसूचियां हैं, अनुसूचियों पर एक विशेष नजर। इसके पहले मैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया था, लेकिन आज के लेक्चर में होगा भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण जो अनुसूचियां हैं उन अनुसूचियों पर एक विशेष नजर रखना होगा, जो आपको पूरी जानकारी देगा और किस अनुसूची में क्या है, उसमें क्या विषय है और वह अनुच्छेद क्या है। इसको जानकारी रखने से आप जो तैयारी में लगे हुए हैं सिविल सर्विस के, वह आपको बहुत जो है मदद करेगा। साथ ही साथ आईएएस बन के आने के बाद भी यह काम आएगा। आईएएस बन के रिटायर बनने के बाद भी यह सभी अनुसूचियां काम आएगा। इसीलिए आज भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुसूचियों पर एक विशेष नजर रखिए। आइए क्रम संख्या 1 में पहली अनुसूची में हम आपको बोलते हैं क्या लिखा है। प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची क्या भाई, इस पर आप विचार करिए। ये राज्यों के नाम है, उनके न्यायिक क्षेत्र। राज्यों के प्रथम अनुसूची में जो दो चीज है याद रखिएगा। प्रथम अनुसूची में दो चीज है, राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र। राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र। अगर ये सवाल पूछ दिया जाए तो यह दिक्कत होगी। और प्रथम अनुसूची में पहला विषय राज्यों के नाम उनके न्यायिक क्षेत्र आता है। दूसरा विषय उनका आता है संघ राज्य क्षेत्रों के नाम उनकी सीमाएं। संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं, और उनकी सीमाएं। ये अनुच्छेद जो है 1 से 4 में वर्णित है, याद करिएगा। ये अनुच्छेद 1 से 4 में है। प्रथम अनुसूची भारत के संविधान में, भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची में दो विषय है। कौन कौन विषय हैं? राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र, और दूसरा विषय है संघ राज्य क्षेत्रों के नाम। संघ के और राज्य के जो क्षेत्र हैं उनके नाम और उनकी क्या सीमा है, कहां तक वो काम करेंगे, ये लिखा हुआ है। और इससे संबंधित अनुच्छेद 104 है। याद रखिएगा, भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची में दो विषय हैं। एक विषय का नाम है राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र, दूसरा विषय है संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं। ये चीजें प्रथम अनुसूची और ये दो विषय 1 से लेकर के और 4 अनुच्छेद में इनकी बातों को लेखबद्ध कर दिया गया है। अब आइए इसी तरह से दूसरी अनुसूची में क्या है भाई विषय? तो दूसरी अनुसूची बहुत लंबी है, उसकी लिस्ट याद रखिएगा। प्रथम अनुसूची में तो जान गए दो विषय हैं, राज्यों के न्याय में उनके न्यायिक क्षेत्र, और दूसरा विषय है संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं। अनुच्छेद है 1 से 4। दूसरी अनुसूची में है परिलब्धियों पर भत्ते। परिलब्धियों पर भत्ते, विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान, और इससे
संबंधित प्रावधान, इससे संबंधित प्रावधान, इससे संबंधित प्रावधान, इससे संबंधित प्रावधान। आइए ये अनुच्छेद 59, याद रखिएगा, अनुच्छेद 59, 65, 75, 97, 125, 145, 145, 158, 164, 164, 186, 221, यानी 59 से लेके 259 है। इसमें दूसरी अनुसूची में परिलब्धियों पर भत्ते, विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान है। क्या परिलब्धि क्या है, क्या पाते हैं, क्या भत्ते पाते हैं, और विशेषाधिकार उनका क्या है। तो किनका परिलब्धि, किनका विशेषाधिकार और किनके विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधान, किस अनुच्छेद में, तो 59, 65, 75, 97, 125, 145, 158, 164, 186 और 221। तो किनके किनके परिलब्धियों और भत्ते और विशेषाधिकार और उससे संबंधित प्रावधान है। भारत के राष्ट्रपति, 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 राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। तो दूसरी अनुसूची में परिलब्धियों पर भत्ते, विशेषाधिकार ऐसे संबंधित प्रावधान है। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। 59 में, 65 में, 75 में, 97 में, 125 में, 145 में, 158 में, 164 में, 186 में, 221 में। इसी अनुच्छेदों में दूसरी अनुसूची इस अनुच्छेद में है और यह अनुच्छेद भी दूसरी अनुसूची में है। इस अनुच्छेद में यह विषय है, इस अनुसूची में यह विषय है। क्या विषय है। परिलब्धियों पर भत्ते, विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान। तो कौन कौन लोग किसके किसके परिलब्धियों और भत्ते और विशेषाधिकार की बात कही गई है, प्रावधान है। तो भारत के राष्ट्रपति, प्रत्येक राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। यह किस अनुच्छेद में है। इसी सब अनुच्छेद में है। किस अनुसूची में है। दूसरी अनुसूची में है। इससे सवाल अगर उठा दे तो आगे तीन विषय है। अब आइए चौथा है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। तीसरा हो गया चौथा हो गया राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति ये भी है दूसरी अनुसूची में। और राज्य विधानसभाओं के प्रत्येक राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष।
राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, राज्य विधान परिषदों के राज्य विधान परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति, सभापति और उपसभापति। तो ये जान लीजिएगा, राज्य के विधानसभाओं के में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद होता है, वह भी अनुसूची 2 में है, लेकिन राज्य विधान परिषद में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद नहीं सृजन है, वहां पद सृजन है सभापति का और उपसभापति का। तो वो भी अनुसूची 2 ही में है, और वो भी इसी अनुच्छेदों में 59, 65, 75, 97, 125, 145, 158, 164, 186, 221 इस तरह से याद रखना है। तो भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, और राज्य विधान सभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, और 7वां है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश 7वां या 8वां हो गया। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। और 9 है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 9 है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो गया। तो दूसरी अनुसूची में परिलब्धियों पर भत्ते और विशेषाधिकार और इन विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधान है। यह अनुच्छेद इंगित करता है कि किसमें विशेषाधिकार का प्रावधान है और परिलब्धियों और भत्ते का प्रावधान है। तो 59 है, 65 है, 75 है, 97 है, 125 है, 145 है, 158 है, 164, 186, 211 है। अब किनको यह भत्ते और विशेषाधिकार मिले हैं? तो भारत के राष्ट्रपति को मिले हैं, राज्यों के राज्यपाल के मिले हैं, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को मिले हैं, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को मिले हैं, राज्य विधान सभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को मिले हैं, राज्यों के विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति को मिले हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को मिले हैं और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को मिले हैं, और भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक को भी यह विशेषाधिकार और परिलब्धियां मिली है। अगर सवाल पूछ देता है कि बताइए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की परिलब्धियों और भत्ते और विशेषाधिकार भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो घबरा जाइएगा। और जब इतना याद रहेगा कि भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यों के सभापति, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, राज्य विधान सभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, सब 9 याद रहेगा। आपको कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यह कह दीजिएगा तो दूसरी अनुसूची में लिखा हुआ है। यह किस अनुसूची में लिखा हुआ है? दूसरी अनुसूची में लिखा हुआ है। तो आगे आइए, अब हम और आगे चलते हैं और आपको मदद करने के लिए हम तैयार हैं। आइए तीसरी अनुसूची की बात करते हैं कि तीसरी अनुसूची में क्या है। पहली अनुसूची में तो हो गया भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष
और लोकसभा के और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और राज्य विधान परिषदों के जो सभापति उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इस तरह से याद करिएगा कि किस में है, तो भारतीय संविधान के अनुसूची 2 में है। अनुच्छेद क्या है? 65, 65, 75, 97, 125, 145, 158, 164, 186, 221। इस तरह से याद करिएगा, ये आपके दिमाग में आएगा और बड़ी मजा आएगा यार। ये संविधान को पढ़ने में या जानने में जानकारी रखता है तो किसी को हिला के रख देगा। आगे भी और विषय पढ़ाएंगे, इसको पढ़ते चलिए और अपनी तैयारी मजबूत करते चलिए। सीना तान के पढ़िए, सीना तान के रहिए, सीना तान के बात करिए। आइए आगे चलते हैं। आइए अब तीसरी अनुसूची पर बात करते हैं। आइए तीसरी अनुसूची पर बात करते हैं कि तीसरी अनुसूची में क्या है भाई। तीसरी अनुसूची पर बात करते हैं। तीसरी अनुसूची पर बात करते हैं। आइए तीसरी अनुसूची क्या है? तीसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची क्या है? विषय है इसमें विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के का प्रारूप दिए गए हैं। इसमें विभिन्न उम्मीदवारों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली गई शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। प्रारूप दिए गए हैं। तो उम्मीदवार कौन कौन होते हैं? उम्मीदवार कौन है? संघ के मंत्री, संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। पांचवा है सर्वोच्च न्यायालय, पांचवा है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, राज्य
विधानमंडल के सदस्य, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अनुच्छेद क्या है? 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188 और 219 ये अनुच्छेद है। तो तीसरी अनुसूची में जो है, तीसरी अनुसूची में उम्मीदवारों द्वारा ली गई शपथ या प्रतिज्ञान, क्या ज्ञान लेते हैं? प्रतिज्ञान, संविधान के प्रतिज्ञान लेते हैं। किसके प्रतिज्ञान लेते हैं? संविधान के प्रति लिखा है प्रतिज्ञान, तो किसके प्रति? तो संविधान के प्रति, ठीक, ज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं इसी में। तो उम्मीदवार इसमें कौन कौन लेते हैं जो है प्रतिज्ञान या शपथ? तो संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद के निर्वाचन, जो संसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी। तो संसद में 3 संसद है। संसद में कैसे बनती है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो संसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद में जो निर्वाचन और संसद जो बनती है तो उसमें निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी भी शपथ लेते हैं, उसमें जाते हैं। तो संसद में कोई लोकसभा का सदस्य ही जीत के जाएगा, राज्यसभा का सदस्य ही जाएगा, राष्ट्रपति ही जाएंगे। तो संसद के निर्वाचन अभ्यर्थी हो गए, संसद में वो जा रहे हैं तो उसके लिए भी अभ्यर्थी, उसके लिए भी शपथ लेंगे। और संसद के सदस्य, और संसद के सदस्य कौन होंगे? संसद के सदस्य वही होंगे। राष्ट्रपति भी संसद का एक पार्ट है और संसद का एक पार्ट है, लोकसभा का सदस्य भी एक पार्ट है, मानो एक अंश है, और राज्यसभा का सदस्य भी एक अंश है। तो ये हो गए। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, और राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, 9 लोग इसमें भी तीसरी अनुसूची में शामिल हैं जो शपथ लेते हैं। यानी जो शपथ लेते हैं, अगर पूछ दे कि जितने भी संसद के, राज्य विधानमंडलों के ये महालेखा नियंत्रक, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ये सभी लोग शपथ लेते हैं। बताइए किसी अनुसूची में है? 1 2 3 5, 1 2 3 5। तो आप पढ़े रहिएगा, यही तीसरी मारिएगा। इसलिए मैं आपको अपना बहुमूल्य समय दे करके मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी के पदों पर का निर्वहन करता हूं। अभी हम चले जाएंगे जनता सेवा में, इसलिए मैं अपना समय निकाल को आपको पढ़ा रहा हूं। इस तीसरी अनुसूची को भी आप याद कर लीजिएगा। तीसरी अनुसूची 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188 और 219 में है। 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188, 219 तीसरी अनुसूची में है। और उम्मीदवार द्वारा ली गई शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप भी तीसरी अनुसूची में है। इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? संघ के मंत्री हैं, संसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी हैं, संसद के सदस्य हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, सभी लोग तीसरी अनुसूची और इस अनुच्छेदों के 75, 84, 99, 24, 146, 173, 188, 219 के अंतर्गत वो शपथ लेते हैं। तो ये तीसरी अनुसूची हो गई। और नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं कि चौथी अनुसूची क्या है। चौथी अनुसूची क्या है? चौथी अनुसूची
चौथी अनुसूची पर भी विचार करिए, पढ़िए, लिखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट लिखिए। कमेंट करने के लिए मेरा अनुरोध है, मैं बार बार कहता हूं कि जो है देखिए, मैं आपको जो है कभी फोर्सली नहीं आपको कहूंगा पढ़िए। आपको अगर फायदा बुझाता है, फायदा मालूम होता है तो पढ़िए, नहीं फायदा होता तो मत पढ़िए। मैं आपको बार बार कहता हूं। तो आइए, चौथी अनुसूची क्या है भाई? चौथी अनुसूची क्या है? चौथी अनुसूची क्या है? इसका विषय है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यों और केंद्र शासित, राज्यों और केंद्र शासित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। यह अनुच्छेद इसका 4 से 80 है। 4 से 80 लगातार है। 4 से 80 याद कर लीजिएगा। 1 से 4 तो प्रथम अनुसूची में था और 4 से 80 इसमें है, चौथी अनुसूची में। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यों और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, तो राज्यसभा में उनकी कितनी सीटें रहेंगी, उसी के लिए सीट बंटवारे किए गए हैं। किसमें? चौथी अनुसूची में। तो याद करिएगा चौथी अनुसूची को, इसको इसलिए याद करिएगा कि राज्यसभा एक उच्च सदन है। इस उच्च सदन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीट का बंटवारा किया गया है। तो इसको जानना जरूरी है, इसलिए सवाल पूछे जाते हैं। और अनुच्छेद 480 है, इसलिए याद करिएगा। आइए पांचवी अनुसूची में आइए चलते हैं। पांचवी अनुसूची में चलते हैं। पांचवी अनुसूची अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजातियों क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध। के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध। ये 244 अनुच्छेद है, याद रखिएगा। 244 पांचवी अनुसूची में है, याद रखिएगा। चौथी अनुसूची मैंने आपको बता दिया 4 से 80 है, और उस चौथी अनुसूची में केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के जो सीट राज्यसभा में दिए जाते हैं, कितना सीट होना चाहिए, उसी का जिक्र किया गया। उसका अनुच्छेद 4 से लेकर 80 है। पांचवी अनुसूची है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों क्षेत्रों के प्रशासन। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध है। क्लियर? एससी एसटी जो है क्षेत्र जो है, वहां प्रशासन कैसे चलाया जाएगा, उस पर नियंत्रण कैसे किया जाएगा, इसके विषय में उपबंध है पांचवी अनुसूची में। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध है। यह मात्र अनुच्छेद 244 है, याद रखिएगा। एक ही अनुच्छेद है 244।
आइए छठवीं अनुसूची में चलिए, छठवीं अनुसूची में चलिए। आइए छठवीं अनुसूची में चलिए। छठवीं अनुसूची क्या है? छठवीं अनुसूची, छठवीं अनुसूची, छठवीं अनुसूची, इसका विषय है असम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मेघालय, त्रिपुरा, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मिजोरम राज्यों के, मिजोरम राज्यों के जनजातीय, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, जनजातीय क्षेत्रों के, जनजातीय क्षेत्रों के बारे में उपबंध है। प्रशासन के बारे, क्षेत्रों के प्रशासन, क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध, प्रशासन के बारे में उपबंध, उपबंध ये हो गया। और इसका अनुच्छेद है 244 हम अभी लिखाए थे से लेकर के 275 तक है। 275, 244 से लेकर 275। तो छठवीं अनुसूची में असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम, ये 4 राज्य हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के ये जनजातीय एरिया है। इसी एरिया में जो प्रशासन चलाया जाएगा, कैसे चलाया जाएगा, इसी के बारे में उपबंध है। ये छठी हो गई। आइए 7वीं अनुसूची के विषय में भी जान जाइए। 7वीं अनुसूची क्या है? 7वीं अनुसूची, 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 संघ सूची, संघ सूची, संघ सूची मूल रूप से 97, मूल रूप से 97, मूल रूप से 97, मगर अभी 98 विषय है, मगर अभी 98 विषय है, 98 विषय है। ठीक। राज्य सूची, राज्य सूची, राज्य सूची मूल रूप से 66, मूल रूप से 66, मूल रूप से 66, मूल रूप से 66, मगर फिलहाल 59, मगर फिलहाल 59, मगर फिलहाल 59। तथा समवर्ती, समवर्ती सूची, तथा समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, तथा समवर्ती सूची मूल रूप से 47, मूल रूप से 47, मूल रूप से 47, फिलहाल, फिलहाल 52 विषय है, 52 विषय, 52 विषय है। के संदर्भ में राज्य और केंद्र के शक्तियों का विभाजन, के संदर्भ में, के संदर्भ में केंद्र व राज्य के शक्तियों के बीच बंटवारा, राज्य के शक्तियों के बीच बंटवारा, बीच बंटवारा। तो ये 7वीं अनुसूची मात्र 246 में, याद रखिएगा। 7वीं अनुसूची किसमें है? अनुच्छेद 246 में है। अनुच्छेद 246 याद रखिएगा। अनुच्छेद 246 7वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची 246 में है और 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची 3 जो है कानून बनाने के विषय हैं।
तो संघ सूची में 97 विषय हैं, लेकिन एक और बढ़ा दिया गया है, अब 98 हो गए। तो पूछ देगा संघ सूची में मूल विषय कितने हैं? 96, 97, 98, 75। तो यही मार खा जाइएगा। मूल विषय ये है, अब वर्तमान में 98 है। राज्य सूची में मूल विषय कितने हैं? इतने थे, लेकिन अब कम करके 59 कर दिया गया है। और समवर्ती सूची में कितने हैं मूल विषय? 47, लेकिन अब बढ़ा के 52 कर दिया गया है। तो आप याद रखिएगा 97, 66 और 47, 97, 66 और 47 ये मूल विषय हैं, और फिलहाल के विषय 98, 59 और 52 है। ये 7वीं अनुसूची है। इससे सवाल आते हैं, इससे सवाल आपको आएगा किस अनुच्छेद में? 7वीं अनुसूची किस अनुच्छेद में? भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है 7वीं अनुसूची? 246 में है। 246 अनुच्छेद में कौन सी अनुसूची शामिल है? तो 7वीं अनुसूची शामिल है। तो 7वीं अनुसूची और अनुच्छेद 246 में कौन कौन सी चीज, कौन कौन विषय है? तो आप बोल दीजिएगा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में कौन कौन है? विषय कितने हैं? संघ सूची में 97 मूल है और बढ़ा के 98 और कर दिया गया। राज्य सूची में मूल 66 है, घटा के 59 कर दिया गया। और समवर्ती सूची में मूल 47 था, अब 47, 3, 50 और 2, 52, इतना बढ़ा के 52 कर दिया गया। के संदर्भ में केंद्र और राज्य के शक्तियों के बीच बंटवारा बताया गया है 7वीं अनुसूची में। आइए 8वीं अनुसूची में चलते हैं। 8वीं अनुसूची में चलते हैं कि भाई आप सब अनुसूचियां जान जाइए और याद करिए, पढ़िए, लिखिए, याद करिए और इस पर अनुसूचियों को निकाल के पढ़िए। आप वकील भी बनिएगा तो ये सब का बहस करने के लिए आपको बहुत जरूरी होता है। जब कभी आप केंद्र और राज्य के बीच में कोई मुकदमा आएगा तभी आप जान जाइएगा। लेकिन आप IAS की तैयारी के लिए कर रहे हैं, एक जनरल स्टडी के रूप में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए जनरल स्टडी के रूप में पढ़ा रहा हूँ। स्पेशलिक विषय के रूप में अभी 246 को खोलिए या संघ सूची को खोलिए तो बहुत सारी सूचियां हो जाएंगी। इसलिए आपको जो है एक तरह से सारांश के रूप में पढ़ाया जाता है। आइए 8वीं अनुसूची, आइए 8वीं अनुसूची, आइए 8वीं अनुसूची क्या है? 8वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, भाषाएं हैं। अब उन भाषा में क्या क्या है? मूल रूप से 14 भाषा थी 8वीं अनुसूची में। मूल रूप से 14 भाषाएं थी, मूल रूप से 14 भाषाएं थी। किंतु फिलहाल, मगर फिलहाल अब जो है भाषाएं 22 हो गई हैं। तो अभी जो 8वीं अनुसूची में जो है भाषाएं दिया गया है। तो मूल रूप से कितनी भाषा जो है मातृभाषा थी? कितनी भाषाएं शामिल थी 8वीं अनुसूची में? तो 14 थी। लेकिन अब कितनी भाषा हो गई है? तो 22। तो याद करिएगा कि मूल रूप में 14 भाषा थी, लेकिन अभी जो उसमें और भाषा है 14, 26, 22, तो 8 भाषा और जोड़ दिया गया है, तो 22 हो गई है। तो अब आइए कौन कौन भाषा है याद रखिए। असमिया भाषा है, असमिया, असमिया, बांग्ला, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी,
कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू, सिंधी, उर्दू, इतना भाषा गिन लीजिए। मूल रूप से 14 भाषाएं थी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 भाषाएं हो गई। तो सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो उर्दू सिंधी भाषा को 1967 के, अब आइए इतना ये आ गया। तो 21 अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद आप याद कर लीजिए, 344 से 351, 344 से 351 याद कर लीजिएगा। 344 से 351 8वीं अनुसूची में मूल रूप से जो है 14 भाषाएं शामिल थी, राष्ट्रीय भाषा। अब 321 अनुच्छेद में है, 344 और 351 में अब 22 भाषा हो गई है। तो इस 22 भाषा में आपको हमने गिना दिया। यही सब आपकी जो है 8वीं अनुसूची में भाषा शामिल है। तो अब आइए कुछ विशेष बातें इस पर है, भाषाओं में कब लिया गया। तो आइए, आप 8वीं अनुसूची में भाषा से संबंधित चीज है। संविधान द्वारा मान्यता संविधान द्वारा मान्यता मूल रूप से 14 भाषाएं थी, मगर जो है 14 की अतिरिक्त जितनी भाषाएं हैं वो फिलहाल जोड़ी गई हैं। तो आइए अब 8वीं अनुसूची में और क्या क्या बातें शामिल है जो हम लोग को परीक्षा की दृष्टिकोण से जानना जरूरी है। तो परीक्षा की दृष्टिकोण से यह जानना जरूरी है कि 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 थी, अब 22 भाषाएं हो गई हैं। ठीक है। तो किस अनुसूची में है? हिंदी किस अनुसूची में है? उर्दू किस अनुसूची में है? मलयालम किस में है? सिंधी किस में है? उड़िया किस में है? कश्मीरी किस में है? मैथिली किस में है? ये पूछ सकता है कि किस अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में। अब आइए, सिंधी भाषा को, उर्दू और सिंधी को, उर्दू एवं सिंधी को 1967 के 21वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 1967 में 21वां संशोधन करके संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 1967 में 21वां संशोधन करके जोड़ा गया उर्दू और सिंधी को। ठीक। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, 1992 में 71वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है।
संविधान संशोधन करके, संविधान संशोधन 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 करके जोड़ा गया, संशोधन करके जोड़ा गया। ठीक है। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को बोडो, डोंगरी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, बोडो, डोंगरी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को, संथाली 4 भाषा को, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को 2003 में 92 संशोधन करके, 92वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है, संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है, करके जोड़ा गया है। तो याद रखिए, जोड़ा गया है। उड़िया का नाम बदलकर 2011 में उड़िया, ये सवाल आ सकता है। उड़िया का नाम, उड़िया का नाम, उड़िया, उड़िया का नाम, उड़िया का नाम ओड़िया, उड़िया का नाम, उड़िया का नाम 2011 में बदलकर ओड़िया कर दिया गया है। ओड़िया, ओड़िया कर दिया गया। यह सवाल पूछ सकता है। पहले 22 जो भाषाएं थी उसमें से जो है भाषा का नाम उड़िया था, लेकिन उड़िया को ओड़िया कर दिया गया है। कब संशोधन करके? 2011 में। यह सवाल बहुत बहुत टिपिकल है। कोई पूछ सके कि भाषा उड़िया है तो उसको ओड़िया कब किया गया? तो 2011 में। और 2003 में बोडो, गोंगड़ी, मैथिली, संथाली 2003 में 92 संशोधन करके, और कोंकणी और मणिपुरी, नेपाली को 92 में जो 71वां संविधान संशोधन करके, और उर्दू और सिंधी को 1967 में संशोधन करके, 1967 में संशोधन के 21वां संविधान संशोधन, 21वां संशोधन। ये पूछता है उर्दू और सिंधी को कब जोड़ा गया है? तो 1967 में। कब जोड़ा गया है? 1967 में। आप कौन सा संविधान संशोधन करके? तो 21वां। तो उर्दू पर आता है सवाल। उर्दू जो है केंद्रीय भाषा है, तो केंद्रीय भाषा है तो उर्दू को कब जोड़ा गया? तो 1967 में भारतीय संविधान के 21वां संशोधन करके। तो आइए आप याद रखिएगा, 344 से 351 तक भाषा से संबंधित अनुसूची है। 344 से 351 में 8वीं अनुसूची है। ये 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है ही। यह सवाल पूछा जाता है तो कोई भी 22 में से उठा के पूछ देगा किस अनुसूची में है, उर्दू किस अनुसूची में है, तीसरा, चौथी, पांचवा, छठवां, आठवां। तो जो पढ़ा रहेगा जानेगा कि सारी भाषाएं 8वीं में है। तो चाहे उर्दू पूछे, उड़िया पूछे, पंजाबी पूछे, सिंधी पूछे, हिंदी पूछे, संस्कृत पूछे, मलयालम पूछे, तमिल पूछे, कश्मीरी पूछे, सिंधी पूछे, उर्दू पूछे, जो पूछे सब 8वीं अनुसूची में है। तो यही आपको जानना है। ये कंसेप्ट जाने रहिएगा तो आपको कहीं दिक्कत कभी नहीं होगी। भाषा से संबंधित 8वीं अनुसूची मारो, भाषा से संबंधित 8वीं अनुसूची मारो, उर्दू 8वीं अनुसूची मारो, सिंधी 8वीं अनुसूची मारो, हिंदी 8वीं अनुसूची मारो। जो ही भाषा से संबंधित सवाल आते हैं, हमारे विद्यार्थी आपसे अनुरोध है 8वीं अनुसूची मारो। 344 से 351 तक के अनुच्छेद में है ये 8वीं अनुसूची। ठीक है, क्लियर? आइए अब चलते हैं। थोड़ा और आप लोगों का समय जो है, थोड़ा और समय हम आप लोगों को देते हैं, क्योंकि अब हमारा समय ड्यूटी पर जाने के लायक हो गया है। तो थोड़े और अनुच्छेद देख लीजिए, पढ़िएगा तो समझिएगा तो आप ही को काम आएगा। हम लोग को तो जितना बनना था बन लिए और 25 वर्ष की सेवा कर लिए, तो आप लोगों को अब पढ़ना है, लिखना है और समाज का सेवा करना है। अब आइए नवीं अनुसूची। नवीं अनुसूची क्या है भाई? तो नवीं अनुसूची जो है
ये 31 ख है, याद करिएगा। 9वीं अनुसूची 31 ख है। 31 ख क्या लिखा है? भू सुधारों, भू सुधारों, भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन और जमींदारी जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडलों अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम और विनिमय मूलतः 13, परंतु वर्तमान में 282, इस अनुसूची को पहले संशोधन 1951 द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से इसे बचाने के लिए जोड़ा गया था। बचाने के लिए जोड़ा गया था। तो नवीं अनुसूची जो है संविधान के अनुच्छेद 31 ख में है और भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली को समाप्त करने के लिए से संबंधित राज्य विधानमंडलों अन्य मामलों से संबंधित और संसद के अधिनियम और विनिमय मूलतः 13, संसद के अधिनियम और विनिमय मूलतः 13, परंतु वर्तमान में 282 इस अनुसूची को पहले संशोधन 1951 द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर, मूल अधिकार का उल्लंघन न हो इसी के आधार पर न्यायिक समीक्षा से इसे बचाने के लिए जोड़ा गया था। किसको? नवीं अनुसूची को। तो आगे क्या है भाई? नवीं अनुसूची में जोड़ा गया था, लेकिन हुआ क्या कि जब नवीं अनुसूची में 31 ख में भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित जो राज्य विधानमंडल है अन्य मामलों से संबंधित संसद के जो अधिनियम और विनिमय मूलतः 13 थे वो परंतु वर्तमान में 282 हो गए हैं। इस अनुसूची को पहले संशोधन कर दिया गया 1951 द्वारा और मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर कि मूल अधिकार का उल्लंघन होगा इसके आधार पर न्यायिक समीक्षा से इसे बचाने के लिए जोड़ दिया गया है। किसको? 31 ख में, नवीं अनुसूची में, कि इसे बचा रहे। ठीक है, तो आइए आपको और आगे इसी में से बताते हैं और क्या होता है इसमें नवीं अनुसूची में। नवीं अनुसूची में क्या और होता है तो
वर्ष 2007 में वर्ष 2007 में वर्ष 2007 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया, न्यायालय ने निर्णय दिया, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस अनुसूची में 24 अप्रैल और 1975 24 अप्रैल 1975 के बाद सम्मिलित कानूनों को न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। बहुत बड़ा चीज है, इसको जानना जरूरी है। पहले था कि मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए 1951 में संशोधन करके नवीं अनुसूची में जोड़ा गया कि मौलिक अधिकारों को न्यायिक समीक्षा ना हो, लेकिन वर्ष 2007 में उच्चतम न्यायालय चाहे सर्वोच्च न्यायालय, चाहे उच्चतम का है, सुप्रीम कोर्ट अंग्रेजी है तो उसी का हिंदी उच्चतम न्यायालय है या सर्वोच्च न्यायालय है, तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया 2007 में, क्या दिया कि अनुसूची में, इस अनुसूची में, किस अनुसूची में, नवीं अनुसूची में 24 अप्रैल 1975 के बाद सम्मिलित कानूनों को न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यह सवाल अगर पूछ दे तो बहुत लोग खटिया खड़ा हो जाएगा। ये क्या, नवीं अनुसूची में सम्मिलित जो नवीं अनुसूची में जो विषय सम्मिलित है, क्या उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? हाँ, केवल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, केवल उच्च न्यायालय के द्वारा, और समीक्षा की जा सकती है, समीक्षा नहीं की जा सकती है। तो जो लिखा है कि समीक्षा की जा सकती है, तो आप समीक्षा वाले जो वहां लिखा होगा कि समीक्षा की जा सकती है, हाँ पर सवाल लगा दीजिएगा, भाई पढ़ा हुआ है एकदम आपके पक्ष में, आपको नंबर दिला देगा। तो अब 1975 में सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दे दिया है, फैसला दे दिया है 2007 में कि जो नवीं अनुसूची में जो विषय हैं उन विषयों पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अब आइए 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची क्या भाई हमारे, आइए 10वीं अनुसूची जान जाइए। 10वीं अनुसूची क्या है? 10वीं अनुसूची क्या है? 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, ये क्या है 10वीं अनुसूची? दल बदल के आधार पर, दल बदल के आधार पर, दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों, दल बदल के आधार पर संसद एवं विधानसभा के सदस्यों की निर्धारता, के सदस्यों के सदस्यों के निर्धारता के बारे में उपबंध इस अनुसूची को 52वें इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन करके 52वें संविधान संशोधन करके 1985 द्वारा जोड़ा गया।
जोड़ा गया। इस दल बदल विरोधी कानून, इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहते हैं। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहते हैं। दल बदल विरोधी कानून भी कहते हैं। कानून भी कहते हैं। दल बदल विरोधी कानून भी कहते हैं। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है। आइए 1952 में संशोधन किया गया, तो ये 10वीं अनुसूची में इसको रखा गया है। इसे यह जो है अनुच्छेद है आपको 102 से 191, 102 से 191, 102 से 191, 102 से 191 के अनुच्छेद में दल बदल विरोधी कानून है। तो दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची में है। अब आइए 11वीं अनुसूची क्या है। 11वीं अनुसूची क्या है। इसे दल बदल विरोधी कानून है, लेकिन अब यह लागू नहीं हो रहा है। अगर यह लागू हो गया होता ना तो देश की स्थिति नहीं होती। अब आइए 11वीं अनुसूची क्या है। 11वीं अनुसूची क्या है। 11वीं अनुसूची है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची ये क्या भाई। 11वीं अनुसूची, इसमें पंचायत की शक्तियां, पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार, पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारियां, इसमें 29 व जिम्मेदारियां हैं। इसमें 29 विषय, इसमें 29 विषय हैं। इस अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जोड़ा गया है। 1992 जोड़ा गया है। 1992 में जो है 73वां संविधान 1992 में 73वां भारत में संविधान 73वां संशोधन करके जो पंचायत की शक्तियां दी गई है, उसका प्राधिकार दिया गया है और जिम्मेवारी दी गई है। इसमें 29 विषय हैं। इस अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कहा गया है। 1992 कहा गया है। यह 243(6) है। 243 छाता वाला 6 है। यह अनुच्छेद 243(6) है। और 11वां अनुसूची। अब 12वां अनुसूची आइए, ये भी जान लीजिए 12वां अनुसूची क्या है। तो पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियां हैं। इसमें 29 विषय हैं। इस अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1992 में करके अधिनियम बना दिया गया है। तो आइए अब 12वां अनुसूची क्या है भाई, उसको भी जान लीजिए। 12वां अनुसूची क्या है। 12वां अनुसूची, तो 12वां अनुसूची है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियां, नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार, जिम्मेदारियां, इसमें 18 विषय हैं। इसमें 18 विषय हैं। इस अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन
74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कहा गया है। 92 जोड़ा गया। इस प्रकार के 12 अनुसूचियां आपके भारतीय संविधान में। तो 11-12 वही 11 आपका ग्राम पंचायत से हो गया और 12वीं नगर पालिकाओं से हो गया। तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियां का, प्राधिकार का, जिम्मेदारियां दी गई है। अगर वो जिम्मेदारी नहीं निभाता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। तो 18 विषय इसमें है। इस अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कहा गया है। अगर इस अधिनियम का कोई उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो आज का मेरा लेक्चर यही रहा कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, उन अनुसूचियों से संबंधित कितने विषय हैं और उस विषय अनुसूची की अनुच्छेद में लिखित है। तो यह 43 ब में इसका उल्लेख है। 243 बकरी वाला ब में उल्लिखित है। ठीक है, तो यही रहा। 12 अनुसूचियां भी हैं। हम आपको कल पढ़ा देंगे इसी तरह से कि भारत का संविधान कहां से लेकर के भारत का संविधान बनाया गया है। इसलिए हम कल आपको बताएंगे कि भारत के संविधान के मुख्य स्रोत कौन है। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं। आप सभी पाठकों से मेरा बार यही अनुरोध है कि मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए, केवल कमेंट लिखिए कि कमेंट में क्या यह आपके हित के लिए यह चीज है कि नहीं। अगर आपके हित के लिए अगर यह चीज है मैं आपको दे रहा हूं तो कमेंट में जरूर डालिए मेरे या समाज के हित के लिए है या नहीं। धन्यवाद।